ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। सो इसके बारे में सुनिए जरा। सबसे पहले मेरी एक बात सुनना, कॉमन सेंस बताऊंगा। जस्ट सपोज के आपके पास एक सिलेंड्रिकल कंटेनर अवेलेबल है लाइक दिस, या कैसा भी कंटेनर है, गैस भरी हुई है, एक छेद कर दो यार, यहां पे छेद कर दिया तो गैस यहां से निकलेगी। वही हम लोग देखने वाले हैं, लीकेज वाली कहानी है। ठीक है, तो अब कॉमन सेंस से आगे बढ़ता हूं मैं इसके। ठीक है, कॉमन सेंस से मैं आगे बढ़ूंगा इसके। ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले तो यही देख लेते हैं भाई डिफ्यूजन क्या होता है, फिर हम लोग बात कर लेंगे कि इफ्यूजन क्या होता है। भाई सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्यूजन की। सुनना मेरी बात। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस बाय रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, यानी कि जस्ट सपोज के आपके पास एक कंटेनर अवेलेबल है लाइक दिस। ठीक है, एक कंटेनर अवेलेबल है लाइक दिस, और वो किसी दूसरे कंटेनर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो दूसरे किसी कंटेनर से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर एक स्टॉप कॉर्क लगी हुई है। ठीक है, और वो स्टॉप कॉर्क रोक रही है गैसेस को इंटरमिक्स होने से। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस बाय रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कंटेनर है मेरे पास ए, कंटेनर है मेरे पास बी, मेरे पास वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि जब इस टॉप कॉर्क को अप कर दिया जाए या फिर ओपन कर दिया जाए कुछ सेकंड्स के लिए। ठीक है, ओपन कर दिया जाए कुछ सेकंड्स के लिए, तो गाइस गैस का मोशन यहां पे बन जाएगा। ये गैस यहां चली जाएगी, ये गैस यहां मिक्स हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रही है। इस चीज को कह रहे हैं डिफ्यूजन। ठीक है, और इफ्यूजन क्या होता है? इफ्यूजन क्या होता है? when gas is confined to a container at high pressure, then in the surrounding atmosphere it will escape from a small hole which is opened in the container until the pressure of outside and inside have been equalized. आपसे कह रहे हैं एक कंटेनर है जिसमें गैस अवेलेबल है ए, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। दिस इज योर सिस्टम, दिस इज योर सराउंडिंग। सराउंडिंग हैविंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। बट सिस्टम में गैस जो है कंप्रेस्ड की हुई है, यानी कि अगर मैं बात करूं किसका, प्रेशर ऑफ सिस्टम और प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, तो मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों, जो मेरे सिस्टम का प्रेशर है वो ज्यादा है किससे, मेरे सराउंडिंग के प्रेशर से। सराउंडिंग के प्रेशर से। ठीक है, आपसे अब यह कहा जा रहा है कि यहां पर एक स्मॉल होल कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? स्मॉल होल कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है, स्मॉल होल। ये क्या है बेटा? स्मॉल गैस लीकेज होल। ठीक है, स्मॉल होल है जिसमें से गैस लीकेज हो रही है। अब ये कब तक लीक होगी गैस? यहां पे गैस तब तक लीक होगी जब तक कि आपका सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर इक्वल ना हो जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि टायर है, टायर होते हैं ना व्हीकल्स के,
हाई प्रेशर पर वो गैस भरी हुई होती है, कुछ बच्चों ने निकाली भी होगी हवा, कितनी प्रेशर से बाहर आती है। स्टार्टिंग में जैसे ही अपन ने पिन लगाई इतनी प्रेशर से गैस निकली, फिर धीरे 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 जब एटमॉस्फेयर और मतलब सराउंडिंग और उस पर्टिकुलर सिस्टम टायर का जो है प्रेशर इक्वल हो जाता है, मतलब कि अंदर और बाहर का प्रेशर अब बराबर हो चुका है, तो अब गैस बहुत स्लो बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस को कह रहे हैं इफ्यूजन। ठीक है, कंटेनर में छेद है, छेद से गैस निकल रही है, तब तक निकल रही जब तक कि सिस्टम और सराउंडिंग का प्रेशर बराबर ना हो जाए, इसे इफ्यूजन कह रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं इफ्यूजन का सीधा सिंपल सा मतलब यह है कि आपका प्रेशर ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, और आपका डिफ्यूजन क्या कह रहा है, डिफ्यूजन क्या कह रहा है, इंटरमिक्सिंग हो रही है गैस की, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस बाय रैंडम मोशन, रैंडम मोशन हो रहा है, इसे भी आप ओपन कर रहे हैं फॉर अ स्मॉल टाइम, हमेशा के लिए नहीं, स्मॉल टाइम ड्यूरेशन के लिए आप इसको ओपन कर रहे थे। ठीक है, तो ये कहानी है। अभी मान लीजिए कि गैस ए का प्रेशर पी ए है और गैस इसका पी बी है, अब जैसे इंटरमिक्स हो गए तो बस अब टोटल प्रेशर निकालने वाली कहानी आ जाएगी, तो पार्शियल प्रेशर पहले निकालो फिर टोटल। ठीक है, तो ये था ग्राम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन कंसेप्चुअली। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आगे की। अब हम लोग यहां डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन इज दैट इन फॉर्मर केस द गैस स्पॉन्टेनियसली पासेस थ्रू अ porous partition, while in the case of diffusion the gas passed out through a small orifice or hole by applying some external pressure। ठीक है, मतलब आपसे ये कह रहे हैं कि भाई डिफ्यूजन की कहानी ये है, वो जो मैंने कंटेनर बनाया था स्टॉप कॉर्क लगा के, ठीक है, सो वो क्या था आपके लिए, एक पोरस पार्टीशन। और डिफ्यूजन की कहानी क्या है कि कंटेनर में छोटा सा छेद है, आप कंटेनर को कंप्रेस कीजिए, कंटेनर के अंदर की गैस कंप्रेस कीजिए, वो उस छेद से बाहर निकलेगी। ठीक है, टायर में भी आप क्या करते हैं, दबाते हैं ना, समझ रहे हो, तब बाहर निकलती है। तो ये डिफरेंस इतना ही है, इससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की अच्छे से। So it states that under the same condition of temperature and pressure, the rate of diffusion of different gases are inversely proportional to the square root of their molecular mass or their densities। मतलब आप समझ रहे हैं आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे ये कह रहे हैं कि जो रेट है किसका, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की कहानी क्या है, इट स्टेट्स दैट अंडर द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि आपके पास टेम्परेचर है, आपके पास प्रेशर है, ठीक है, उसमें कह रहे हैं कि जो रेट है डिफ्यूजन का डिफरेंट गैसेस का, भाई तुम्हारे पास गैस है ए, तुम्हारे पास गैस है बी, तो गैस ए का डिफ्यूजन रेट आर ए और गैस बी का डिफ्यूजन रेट आर बी। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास या फिर डेंसिटी। मतलब आपसे कह रहे हैं कि अगर गैस ए है तो उसका डिफ्यूजन रेट कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास, हाँ या ना, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है, और अगर रेशियो में निकालना चाहते हो तो सीधी सिंपल सी बात है चचा, रेशियो में कैसे निकाल दोगे, यहाँ T1 लिखा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे आना चाहिए R1। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, R1 आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, RB इज इक्वल टू व्हाट, 1/MB, या फिर ये देख लो अंडर रूट ऑफ व्हाट 1/DB। तो जब आप RA और RB निकालने जाओगे तो कॉमन सेंस की बात है, आपका आंसर क्या आएगा, हाँ, RA अपॉन
आर बी निकालने जाओगे तो सीधी सिंपल सी बात है यार, तुम क्या सोचोगे, एम बी अपॉन एम ए, या फिर ये सोचोगे यार डी बी अपॉन डी ए, ये सोचोगे, यही सोचोगे ना। सीधी सिंपल सी बात है, इतना तो सोचना ही पड़ेगा भाई आपको। हाँ, समझ में आ रही मैं कहना क्या चाह रहा था, यही सब कहना चाह रहा था, रेट्स। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, जस्ट अ मिनट। इसको लिख देते हैं अपन R1 R2। ठीक है, तो आई गेस अब चीजें क्लियर हो गई हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास अवेलेबल थी गैस ए, ठीक है, एंड बी। सो हम रेट लिखने वाले थे आर ए के लिए किस तरीके से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, इट्स मास। ठीक है, यानी कि मैं इस तरीके से लिखना चाहता हूं। ठीक है, आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आर ए इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी लिख लीजिए। ठीक है, डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डी ए। ठीक है, दिस इज योर आर बी इज इक्वल टू व्हाट, डी बी। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि डेंसिटी है तो मास है, तो मैं वॉल्यूम भी बीच में लेके आ सकता हूं, ला सकता हूं ना वॉल्यूम भी बीच में। चलिए, अब आगे की कहानी तो यही कह रही है कि भाई अगर आप आर ए और आर बी का रेशियो निकालना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे भाई इसको, आर ए आर बी का रेशियो, कॉमन सेंस की बात है, एम बी अपॉन एम ए, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं डी बी अपॉन डी ए। तो ये कहानी हो गई। ठीक है, ये मिट गया था ना मेरे से, तो मैंने लिख दिया। ये भैया इतना चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप थोड़ा और आगे आ जाते हैं। R1 एंड R2 आर दी रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 एंड 2। मतलब अगर मैं इसको ये बोल दूं कि भैया R1 मत बोलो, RA बोल लो, R2 मत बोलो, RB बोल लो, गैस 1 मत बोलो, गैस A बोल लो, गैस 2 मत बोलो, गैस B बोल लो। M1 की जगह आप इसे MA बोल लो, 2 की जगह इसे B बोल लो, A। तो ये डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास। कॉमन सेंस चल रहा है यार, कॉमन सेंस चल रहा है। अब हम बात करते हैं रेट डिफ्यूजन पर वॉल्यूम का इफेक्ट। रेट डिफ्यूजन पर वॉल्यूम का इफेक्ट, यानी कि वॉल्यूम किस तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट कर सकता है। तो भैया रेट ऑफ डिफ्यूजन हम जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड, यानी कि गैस कितनी डिफ्यूज्ड हुई है उतना वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा डिफ्यूजन में। ठीक है, सो R इज इक्वल टू V बाई टी। R इज इक्वल टू V बाई टी। ये कॉमन सेंस चल रहा है बेटा। तो अगर मान लो कि V1 क्या है आपकी गैस 1 का वॉल्यूम और V2 क्या है आप गैस 2 का वॉल्यूम, तो R1 कैसे लिखोगे, V1 अपॉन T1, R2 कैसे लिखोगे, V2 अपॉन T2। एक कॉमन सेंस है ना। रेशियो निकालना चाहते हो R1 और R2 के, तो कैसे निकालोगे, लाइक दिस, M2 बाई M1 अंडर रूट। तो भैया V1 अपॉन V2 और T2 T1, ये कॉमन सेंस। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है, रिलेशन ही निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं आगे की, कंपैरिजन ऑफ टाइम टेकन फॉर द सेम वॉल्यूम। यानी कि आपसे पता है क्या कह रहा है, सेम वॉल्यूम का मतलब ये है कि आपसे कह रहे हैं कि V1 इज इक्वल टू V2, दो गैसेस जिनका वॉल्यूम सेम है। तो अब क्या करोगे भाई, समझ रहे हो। तो अब कुछ नहीं करना, सीधी सिंपल सी बात है भाई, लेट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन फॉर द सेम वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस T1 एंड T2, दो अलग अलग गैस हैं 1 और 2, तो टाइम T1 और T2 डिफ्यूजन, बट वॉल्यूम इज सेम। तो क्या करना है तुमको भाई, R1 बाय R2 करते क्या, ये R1 लिखा है V1 बाय T1 और R2 क्या लिखा है V2 बाय T2।
अब V1 और V2 तो इक्वल है तो काट दो, और ये किसके इक्वल हुआ करता था, रूट ऑफ D2 बाई D1, और ये किसके इक्वल था, रूट ऑफ M2 बाई M1। सीधी सिंपल सी आप ऐसे लिख सकते हो ना, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, बस दिखाने का तरीका बदल रहा है और कुछ नहीं, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, दिखाने का तरीका बदल रहा है, बाकी की सारी चीजें सेम है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर लें, कंपेयर किसको कर रहे हैं, कंपेरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस दैट डिफ्यूज इन सेम टाइम। सेम टाइम मतलब आपसे कह रहे हैं कि बेटा आपका T1 और T2 सेम है, T1 T2 सेम है तो कुछ नहीं करना है भाई, काट दो, सेम रिप्रेजेंटेशन, सेम रिप्रेजेंटेशन ना भाई, आगे कुछ हुआ क्या तुम्हारा, ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, दिखाने का तरीका बदल रहा है बस, और कुछ नहीं है, कंसेप्ट तो सेम है, कॉमन सेंस सेम है। ठीक है, ये अपन ने काट दिया सारी चीजें। आगे की कहानी फिर हम लोग बात कर लेते हैं, क्या, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, पहले अपन ने क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे, तो भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर कैसे देखेंगे, देखो जरा क्या बोला गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन द कंटेनर, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, प्रेशर बढ़ा रेट बढ़ा, तो आप इसको ये भी तो लिख सकते हो, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इसको ये भी लिख सकते हो, इसको और ये भी लिख सकते हो। लिखने का तरीका बदल रहा है और कुछ नहीं, बस फॉर्मूले ही फॉर्मूले जा रहे हैं आपके पास। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले जा रहे हैं। ये भी देख चुका हूं मैं, ये भी देख चुका हूं मैं। ठीक है, इन दोनों को किया कंबाइन, ये रिजल्ट आया। ठीक है ना, आप क्या कर रहे हैं, देखो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, ठीक है, और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। R और R को क्या कर रहे हो, कंबाइन, तो भाई तुम्हारे पास कंबाइन स्टेट क्या है, ये P अपॉन रूट M। तो बस R1 और R2 को कैसे लिखते हैं भाई, रूट M से रूट M कट जाता तुम्हारा, P से P बचता, तो P1 और P2 की कहानी आ जाती। यहां 3 लिखा हुआ है, 2 कर देता हूं मैं इसको। ठीक है, बाकी की ये, ठीक है, किस तरीके से पलटी मारी देखा ना आपने यहां पे। तो अब मेरी बात अच्छे से सुनना, इसको और अच्छे से कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। इसको मैं लिखता हूं R1 के लिए, तो ये हो जाएगा मेरे लिए P1 रूट M1। ठीक है, और अगर मैं इसको लिखूं R2 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, P2 रूट M2। मुझे निकालने है रेशियो, तो क्या हो जाएगा, सीधी सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा रेशियो, और अपन इसको कर देते हैं 2। ठीक है, वो 3 लिखा हुआ गलत है वो। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है सारी चीजें। तो अब हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के अंदर। डिफ्यूजन की डेफिनेशन हो गई, इफ्यूजन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, सारी एनालिसिस हो गई है। ओके, अब हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम भी देख लिया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये रहा आपके सामने, रेट्स देख लिए, सेम टाइम पर देख लिया, सेम वॉल्यूम पर देख लिया। ठीक है, सारी चीजें एनालिसिस कर ली है ग्राहम्स लॉ के अंदर। अब इसके आगे हम लोग और प्रोसीड करेंगे, फुल डीप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। ठीक है, जरा मेरी बात अच्छे से सुनिएगा यहां पर। तो ये जो एप्लीकेशन हम लोग देखने वाले हैं, किसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे यहां पर, एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इन एनरिचमेंट ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, यानी कि आइसोटोप्स के एनरिचमेंट में। एनरिचमेंट आप जानते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, मतलब जस्ट सपोज के मेरे पास अवेलेबल है एक गैस A, भाई एटॉमिक नंबर उसका X है, कोई बात नहीं, एटॉमिक नंबर उसका X है, कोई बात नहीं, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो Y और Z है। ठीक है, तो ये आइसोटोप का केस है, एटॉमिक नंबर इज सेम बट एटॉमिक मास इज डिफरेंट। तो अब ऐसे केस में देखना है कि हम लोग कैसे सीखेंगे। हम लोग देखेंगे यहां पर एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इन एनरिचमेंट ऑफ आइसोटोप्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनरिचमेंट ऑफ लाइट कंपोनेंट। जस्ट इमेजिन आपके पास एक गैसियस मिक्सचर अवेलेबल है। ठीक है, गैसियस मिक्सचर अवेलेबल है गैस A और गैस B का। ठीक है, यू हैव
अ मिक्सचर ऑफ हैवियर गैस बी। आपको साफ साफ इंडिकेट कर दिया गया है कि आपकी गैस बी जो है वो हैवी है और आपकी गैस जो ए है वो लाइटर है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास गैस बी का ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास गैस ए का कम। इसे कहां पर रखा गया है? ये गैसियस मिक्सचर को रखा गया है इन कांटेक्ट विथ अ पोरस बैरियर, यानी कि कंटेनर के अंदर एक ऐसा पोरस बैरियर है जिससे गैस ए और बी आपस में क्या हो सकते हैं? इंटरमिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब बात कर रहे हैं द गैस पासिंग थ्रू विल बी एनरिच्ड इन लाइटर कंपोनेंट बाय फैक्टर रूट ऑफ एम बी बाई एम ए। मैं बताना चाहता हूं कि गाइस एम ए क्या है? गैस ए का मॉलिक्यूलर मास और एम बी क्या है? यहां पे गैस बी का मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जो यहां पर आपको दिखाया गया है एनरिचमेंट, वो दिखाया गया है लाइटर कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसे कह रहे हैं एनरिचमेंट फैक्टर। इसे क्या कहा जा रहा है बच्चों? एनरिचमेंट फैक्टर। एनरिचमेंट फैक्टर क्या है यहां पर? एम ए और बी का रूट स्क्वायर रेशियो। ठीक है, हम जानते हैं कि जो लाइटर कंपोनेंट होता है वो बहुत जल्दी फ्यूज होता है हैवियर के कंपैरिजन में। ठीक है, द रिमेनिंग गैस विल बी एनरिच्ड इन द हैवियर कंपोनेंट। तो बचेगा क्या फाइनली यहां पर? द रिमेनिंग गैस विल बी एनरिच्ड इन द हैवियर कंपोनेंट। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? जस्ट सपोज बेटा आपके पास कंटेनर अवेलेबल है लाइक दिस। ठीक है, एक पोरस बैरियर अवेलेबल है, मैं बना देता हूं एक पोरस बैरियर अवेलेबल, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। अब मुझे करना क्या है यहां पे? ये जो पोरस बैरियर है यहां से आपको क्या देखना है? लाइटर और हैवियर का क्या? डिफ्यूजन। ठीक है, अब कौन डिफ्यूज होगा, कौन डिफ्यूज होगा, ये कहानी है भाई। तो इसे और अच्छे से कैसे देख सकते हैं, सुनिएगा। Each passage gives an enrichment factor equal to root mb upon ma and so thousand of such barriers, अगर ऐसे बहुत सारे बैरियर्स लगा दिए जाएं सक्सेसरी, ठीक है, तो आपको एक क्या मिलेगा? हैवियर कंपोनेंट का सफिशिएंट एनरिचमेंट मिलेगा। थस दिस एनरिचमेंट फैक्टर फॉर फर्स्ट बैरियर, पहली बार, तो आप इसे कैसे दिखाएंगे भाई? ये एनरिचमेंट फैक्टर फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम के लिए F2 कर दोगे, हम तो n टाइम्स भी देखेंगे। सो गाइस अगर मैं बात करूं ओवरऑल सेपरेशन फॉर एनरिचमेंट फैक्टर इज व्हाट गाइस? F इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Nb अपॉन Na डिवाइडेड बाई Nb। भाई देख रहे हैं यार, डैश लगा हुआ है, Na डैश Nb डैश अपॉन Na एंड Nb, सिंपल सी बात लिखी हुई है क्या? ओवरऑल फैक्टर की। तो यहां पर आपको यह भी बताया जा रहा है कि Na और Nb, ठीक है, N डैश A और N डैश B, ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू आइसोटोपिकली डिफरेंट कंपोनेंट बिफोर एंड आफ्टर, यानी कि यहां पर फाइनल और इनिशियल सिचुएशन, फाइनल इनिशियल, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर। इफ रिक्वायर्ड एनरिचमेंट ऑफ गैस इज अटेन्ड इन X ऑपरेशन देन, अब मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, फर्स्ट टाइम एनरिचमेंट फैक्टर देखें Fx, X ऑपरेशन की बात हो रही है, यानी कि एक परमानेंट ऑपरेशन की। तो गाइस फाइनल और इनिशियल का रेशियो दिखाया जा रहा है, F1 ऑफ X ऑपरेशन इज इक्वल टू व्हाट? N डैश A अपॉन N डैश B, दीज आर दी मोलर रेशियो ऑफ फाइनल, मतलब आफ्टर, डिवाइडेड बाई Na बिफोर इफ्यूजन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो लॉग लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? F या फिर X log F1। भाई जब लॉग लेते हैं तो X यहां पे आ जाता है, सीधी सिंपल सी बात है। X log F1 इज इक्वल टू व्हाट? लॉग ऑफ N डैश A अपॉन N डैश B डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई Na अपॉन Nb। इसको और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं भाई? सीधी सिंपल सी बात है, सीधी सिंपल सी बात है, कैसे लिखोगे? X log ऑफ व्हाट गाइस? Mb अपॉन Ma। अगर आप ये जो Mb लिखा हुआ है, ये जो Ma लिखा हुआ है, इसका रूट हटाना चाहते हो तो सीधी सिंपल सी बात है, कैसे लिखोगे इसको? 1/2 करके लिखोगे, 1/2 करके लिखोगे, सीधी सिंपल सी बात है, रूट हटाओगे तो
इसे और अच्छे से कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, और अच्छे से कैसे लिख रहे हैं देखो जरा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, लॉग ऑफ n डैश ए अपॉन n डैश बी का होल डिवाइडेड बाई na बाई nb। और अच्छे से देख लो जरा, अब ये जो 1/2 लिखा है इसे हम क्या करेंगे, x/2 में डाल देंगे। ये जो 1/2 लिखा है थोड़ी मैथमेटिक्स लग रही है, x/2 log ऑफ mb अपॉन ma माइनस log ऑफ व्हाट, n डैश ए डिवाइडेड बाई n डैश बी का होल डिवाइडेशन फॉर व्हाट, na डिवाइडेड बाई nb। फाइनली ये 2 को भेजेंगे कहां, मल्टीप्लीकेशन में, तो भाई कैसे लिखेंगे फिर फाइनली, x इज इक्वल टू व्हाट, 2 log ऑफ दिस डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है आपका, एक एनरिचमेंट फैक्टर है। कब, जब आपको आइसोटोपिकली एप्लीकेशन देखना है ग्राम्स लॉ का। थोड़ा बैक चलते हैं, पीछे चलते हैं, स्टार्टिंग स्टेज पे आते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे। ठीक है, तो आपको यही समझना है कि जब आपके पास हैवियर गैस बी और लाइटर गैस ए का मिक्सचर अवेलेबल है, ठीक है, इफ अ मिक्सचर ऑफ हैवियर गैस बी एंड अ लाइटर गैस ए is placed in contact with a porous barrier, so the gas passing through will be enriched, in lighter component। तो जो गैस पास हो रही है वो लाइटर कंपोनेंट के अकॉर्डिंग पास हो रही है, so the gas passing through will be enriched in lighter component by a factor of root mb upon ma, that is called as enrichment factor। बिकॉज हम जानते हैं कि जो लाइटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इफ यूज मोर रैपिडली देन हैवियर वंस, हैवी कंपोनेंट के कंपैरिजन में लाइटर कंपोनेंट बहुत जल्दी फ्यूज होते हैं। ठीक है, सो द रिमेनिंग गैस, अब जो बच गई है, सो रिमेनिंग गैस विल बी एनरिच इन द हैवियर कंपोनेंट। अब जो बच गया वो हैवियर कंपोनेंट है आपका, लाइटर तो पास हो गई, बचा क्या, हैवियर, कॉमन सेंस। सो आपसे यही कह रहे हैं कि ईच पैसेज गिव्स एन एनरिचमेंट फैक्टर, यानी कि ये कितनी बार होगी प्रोसेस, तो इक्वल टू रूट ऑफ mb अपॉन ma। और अगर मान लीजिए कि 1000 टाइम्स की बात हो रही है, तो ऐसे बहुत सारे 1000 ऑफ सच बैरियर्स इन सक्सेशन आर नेसेसरली टू प्रोवाइड सफिशिएंट एनरिचमेंट ऑफ हैवियर कंपोनेंट, सक्सेसिवली जुड़े हुए हैं ऐसे बैरियर्स। तो एनरिचमेंट फैक्टर फर्स्ट बैरियर के लिए देखें या फर्स्ट ऑपरेशन, देखो भाई फर्स्ट बैरियर बोल लो या फर्स्ट ऑपरेशन बोल लो एक ही बात है, उसको एक आइडेंटिटी दे देते हैं लाइक x टाइम्स। ठीक है, फर्स्ट बैरियर को x बोल दिया, सेकंड बैरियर को y बोल देंगे, तो F1 लिखा हुआ है तो दैट इज व्हाट, रूट ऑफ mb अपॉन ma। अब अगर यही ऑपरेशन x टाइम का है तो आप सीधी सीधी बताओगे क्या, दिस इज द ऑपरेशन ऑफ फर्स्ट बैरियर इज इक्वल टू व्हाट, mb अपॉन ma का रूट। ठीक है, इसे और अच्छे से कैसे लिखेंगे भाई, लॉग लिया मैंने, लॉग में ऐसे लिख दूंगा x log f1, मुझे वो उधर से रूट हटाना है तो मैं क्या लिख दूंगा, सीधी सिंपल सी बात है mb अपॉन ma, यहां पे मैं 1/2 चढ़ा दूंगा। ये मेरे लिए आसान काम है ना ये सब करना, मैथमेटिक्स सीखी है मैंने। तो हम ये कह रहे हैं कि ओवरऑल सेपरेशन यानी कि हैवियर कंपोनेंट और लाइटर कंपोनेंट का सेपरेशन, पहले वो मिक्सचर थे अब वो सेपरेट हो रहे हैं। तो ओवरऑल सेपरेशन या फिर एनरिचमेंट फैक्टर कैसे दिखाएंगे आप यहां पे, ओवरऑल मतलब कि अब पूरा एंटायर जितने भी बैरियर्स हैं सारे बैरियर्स मिला के, ठीक है, या जितने भी ऑपरेशंस हैं सारे ऑपरेशंस मिला के। तो F इज इक्वल टू व्हाट गाइस, n डैश a अपॉन n डैश b डिवाइडेड बाई na डिवाइडेड बाई nb। ठीक है, सो na और nb क्या है, बिफोर, और n डैश a और n डैश b क्या है, आफ्टर। ठीक है, सो na nb एंड n dash a n dash b are the concentration of two isotopically different components before and after। ठीक है, so if required enrichment of gas a कौन थी, lighter, if required enrichment of lighter gas a is attained in x operation, तब हम लोग क्या करेंगे, लाइटर गैस a थी, जल्दी भागी है वो निकल के, तो भैया ये उसके लिए लिखा मैंने, पूरी तरीके से आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है ना, इस प्रोसेस को इस तरीके से लिखेंगे। एक बार इसको फिर से अपन मिटा देते हैं, ढंग से सुनना और समझना कि भाई ये थी आपकी पहली स्टेप, पहली से आप दूसरी पे चले गए, दूसरी से आप तीसरी पे चले गए। अब या तो आप इसको बोल लो f, ठीक है, f नहीं बोलना चाहते तो कम से कम x log f बोल लो, क्योंकि इसको उठा के यहां फेंकोगे ना लॉग लगाने के लिए। ठीक है, तो इट विल लुक लाइक दिस, यानी कि सीधी सिंपल सी बात है, ये एक कहानी हो गई। ठीक है,
अब हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया था भाई, एफ का मतलब तो मैंने आपको बता दिया ना, एफ क्या था, एफ था अपना एम बी अपॉन एम ए का रूट। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ वन इज इक्वल टू वॉट, एम बी अपॉन एम ए 1/2। तो भाई सीधी सिंपल सी बात है, यहां पर जो एफ लिखा हुआ है F1, इसको रिप्लेस करोगे किससे, इससे रिप्लेस करो, लिख दी मैंने ये चीज। अब 1/2 है तो डेफिनेटली x के नीचे जाएगी, तो ये स्टेप आ गई मेरी, ये तो चल ही रहा है ना इक्वल टू में, ठीक है। अब सीधी सिंपल सी बात है, इक्वल टू के उस तरफ है, इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आएगी, माइनस में आएगी दैट इज 0, इसको 0 के इक्वल करो, इक्वेशन तैयार है मेरे लिए। अब आपको करना क्या है, यहां पर लॉग लिखा हुआ है, माइनस है, तो सीधी सिंपल सी बात है, माइनस ऑफ लॉग व्हाट गाइस, डिवाइड का सिग्नेचर आ जाएगा यहां पे। तो आपको करना क्या है, x इज इक्वल टू व्हाट, 2 log, 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, अरे 2 से इसको यहां भेजोगे, सो 2 log ऑफ व्हाट, n डैश a बाई n डैश b होल डिवाइडेड बाई n a बाय b, ठीक है, डिवाइडेड बाई log ऑफ m b m a। तो अब यहां पर आपको देखना क्या है, और आगे बढ़ता हूं मैं, x की वैल्यू निकल जाएगी हमारे सीधे, देखो कैसे निकलेगी, जस्ट अ मिनट, उड़ा दोगे ना, उड़ा दोगे, सीधी सिंपल सी बात है, उड़ाना है आपको, ये फॉर्मूला तैयार है आपका, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे इस लॉ के लिमिटेशन की, तो भैया क्या क्या लिमिटेशंस हमें देखने को मिलेंगे, देखें जरा। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन आर एप्लीकेबल ओनली व्हेन द प्रेशर डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। जब आपका प्रेशर डिफरेंस कितना है, बहुत ही कम हो। अब जस्ट सपोज के मान लीजिए कि पी आई आपका दे रखा है 180 एम, ठीक है, और पी एफ आपका दे रखा है 1080 एम। अब अगर मैं डिफरेंस देखने जाऊंगा तो 9 का डिफरेंस, अबे तो लार्ज डिफरेंस है, ये मेरे को देखना ही नहीं है, ये देखना ही नहीं ना, मैं काई के लिए बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि भाई प्रेशर डिफरेंस क्या है भाई, स्मॉल है आपका, प्रेशर डिफरेंस इज स्मॉल। अब प्रेशर डिफरेंस स्मॉल है तभी तो आपका लॉ ऑफ डिफ्यूजन और फ्यूजन एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं है। सेकंड पॉइंट, अगर करेक्टली बोला जाए, द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड रेट ऑफ इफ्यूजन आर नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मतलब वो लगा समय, टाइम कितना लगा इफ्यूजन में, टाइम कितना लगा डिफ्यूजन में, तो गाइस पहली बात तो ये कांस्टेंट नहीं है, बट दीज रेट्स मे बी अज्यूम कांस्टेंट फॉर अ स्मॉल टाइम इंटरवल, क्योंकि हम जानते हैं कि टाइम इंटरवल हमारे लिए सेकंड्स में है, मिनट में नहीं है, घंटों में नहीं है, सेकंड्स में है। सो गाइस सेकंड्स में भी कितना सेकंड, मैक्सिमम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड लाइक दैट की बात हो रही है। सो करेक्टली बोला जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन आर नॉट कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम इंटरवल। लेकिन हमें अज्यूम करना पड़ेगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो रेट्स हैं वो कांस्टेंट हैं, कब, छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है। फिर अब हम बात करेंगे कनेक्टिंग कंटेनर्स की, सॉरी गलत पढ़ लिया, कॉन्सेंट्रेशन पढ़ रहा था मैं। तो हमारा ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन फिनिश हो चुका है। अब हम बात करेंगे कनेक्टिंग कंटेनर्स की। दो कंटेनर्स कनेक्टेड है, अब सीन अलग होगा। देखिए जरा यहां पे क्या कहा जा रहा है, व्हेन वी आर कनेक्टिंग 2 और मोर कंटेनर, जस्ट सपोज 2 कंटेनर जोड़ दिए गए हैं इस तरीके से, ठीक है, 2 कंटेनर जोड़ दिए गए हैं लाइक दिस। अब कंटेनर हमारे पास है ए और हमारे पास है कंटेनर बी, जोड़ दिया गया है, कनेक्टिंग कंटेनर्स। व्हेन वी आर कनेक्टिंग 2 और मोर कंटेनर, मैं 2 ही जोड़ रहा हूं, ठीक है, देन मूवमेंट ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ गैस, मान लीजिए इसमें गैस अवेलेबल है X और इसमें गैस अवेलेबल है क्या, Y, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ गैस ऑकर्स इन द अदर कंटेनर till the final pressure of that component in all the container become equal। भाई हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, मोल्स होंगे इसके। सिमिलरली वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, मोल्स होंगे इसके, ठीक है। आपसे ये कह रहे हैं कि तब तक गैस के कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे जब तक कि कंटेनर का प्रेशर
इक्वल ना हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूं, अच्छे से सुनिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। आपने दो कंटेनर जोड़े, व्हेन वी आर कनेक्टिंग टू और मोर कंटेनर्स, देन द मूवमेंट ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ गैस, गैस के किसी भी कंपोनेंट की मूवमेंट अकर्स इन अदर कंटेनर। मान लीजिए कि गैस ए जो है वो कंटेनर बी में एंट्री करना चाह रही है, ठीक है। सो द फाइनल प्रेशर्स मतलब मान लीजिए कि इस कंटेनर का कुछ ना कुछ इनिशियल प्रेशर है लाइक पी, इस कंटेनर का कुछ प्रेशर है लाइक पी, लेकिन जैसे ही गैस ए या गैस एक्स कंटेनर बी में एंट्री मारी तो यहां प्रेशर कुछ आ जाएगा पीएफ, यहां प्रेशर कुछ आ जाएगा पीएफ, ठीक है। सो दैट द कंपोनेंट इन ऑल द कंटेनर यानी कि ए और बी मिक्स हो गए। अब यहां पर भी क्या हो रहा है मेरे भाई, यहां पर भी क्या हो रहा है, ए एक्स और वाई आपस में मिक्स हो रहा है। सो फाइनल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट जो मिक्स होने जा रहा है, यानी कि अगर मैं गैस एक्स के फाइनल प्रेशर की बात करूं, इन ऑल द कंटेनर बिकम इक्वल, यानी कि पीएफ और पीएफ बराबर होने चाहिए, इनिशियल कुछ भी हो, गैस एक्स के केस में और गैस वाई के केस में पीएफ और पीएफ बराबर होने चाहिए, ये कह रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर बिकम इक्वल्स, बिल्कुल सही बात है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वाई, पीएफ और पीएफ की बात जो हो रही है वो किसके केस में हो रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एक्स इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वाई, ठीक है, इक्वल। सेकेंड पॉइंट क्या है, अब हमें कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर। अब हमें गैसियस मिक्सचर का कंपोनेंट कैलकुलेट करना है इन एनी कंटेनर, चाहे वो ए में करो चाहे बी में करो। सो वी विल यूज लॉ ऑफ डिफ्यूजन। कौन सा लॉ यूज करेंगे, डिफ्यूजन। मिक्स हो रहा है भैया, यहां पर एक स्टॉप कॉर्क अवेलेबल था लाइक दिस, इसको अपन ओपन करो, ओपन करेंगे तभी तो गैस एक्स गैस वाई में घुसेगी, तो ये कहानी थी, ठीक है। फिर हम बात करेंगे बैरोमेट्रिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की। तो भैया बैरोमेट्रिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। बैरोमेट्रिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे, आइए मैदान में। जस्ट सपोज इन केस ऑफ एयर को इमेजिन किया जा रहा है कि तुम आइडियल गैस हो। सो इन केस ऑफ एयर डेंसिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर, डेंसिटी जो है प्रेशर पे डिपेंड कर रही है। अब जितना ज्यादा प्रेशर, इसका मतलब क्या है बेटा, गैसियस पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब है, पास है, डेंसिटी ज्यादा है, हाई डेंस है। सो इन केस ऑफ एयर या फिर इन केस ऑफ आइडियल गैस डेंसिटी डिपेंड ऑन प्रेशर। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स डायरेक्टली एज HDG। दो पॉइंट्स के बीच में आप डायरेक्टली प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। आपको उसके लिए कुछ कंडीशन देखनी पड़ेगी। अज्यूम इन केस ऑफ एयर कंपोजिशन एयर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट। एयर के कंपोजिशन, अब एयर में तो कई सारी गैसेस मिक्सचर है, मान लो O2 भी आ गई, N2 भी आ गई, CO2 भी आ गई, SO2 भी आ गई, ओजोन भी आ गई, भाई एयर के कंपोजिशन है ये। सो इन केस ऑफ एयर composition of air like different gases and temperature is constant throughout। तो भाई आपको करना क्या है, सपोज प्रेशर एट हाइट H, ठीक है, प्रेशर एट हाइट H फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज P, ठीक है। भाई आपसे ये कह रहे हैं कि ये ग्राउंड लेवल है, इससे H0 हाइट ले लेते हैं, H0 हाइट हो गई, ठीक है। उस H0 हाइट पर प्रेशर जो है दैट इज P0, ठीक है। सपोज प्रेशर एट हाइट H0, इसको नोट कर देते हैं अपन, H0 बोल देते हैं इसको बोल देते हैं, ये रहा, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज P0 एंड हाइट इंक्रीज्ड बाय DH। अब इस H को हल्का सा इंक्रीज कर दो लाइक दिस, कितना इंक्रीज किया, ये हो गया आपका DH और यहां तक तो था H, ठीक है। आपने बिल्कुल स्लाइटली इंक्रीज किया है, क्या किया है बेटा, स्लाइटली इंक्रीज किया है दिस।
तो अब आपका प्रेशर भी क्या हो जाएगा बेटा, किसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा, डीपी से इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डीएच के साथ आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, डीपी, हल्का सा स्लाइटली इंक्रीज हुआ। सो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज, अब 2 पॉइंट पर प्रेशर देखना है। मान लीजिए आपके पास पॉइंट था H, ठीक है, आपके पास पॉइंट था DH। पॉइंट H पर आपका प्रेशर था P नॉट, ठीक है, H नॉट पर P नॉट प्रेशर था, DH पर DP, मतलब DP से इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अब जो DH है वो एक्चुअल में DH था क्या, DH था क्या वो हमें देखना। H में हम लोगों ने जोड़ दिया थोड़ा सा हल्का सा, तो ये डिफरेंस आया है, ठीक है। अब डिफरेंस किस तरीके से आएगा ये देखिए, यह है आपकी मेन हाइट H, ग्राउंड लेवल पर प्रेशर है P नॉट, H हाइट पर प्रेशर था P, DH हाइट पर प्रेशर था P माइनस DP। समझ रहे हैं मेरी बात, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है आपका। सो इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, हाँ या ना, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अब करना क्या है, तो भैया प्रेशर तो हो गया P माइनस DP एट हाइट DH, एट हाइट DH, तो भैया ओवरऑल प्रेशर अपन निपटा रहे हैं, तो क्या लिखोगे, P माइनस DP माइनस P इज इक्वल टू DH इंटू D इंटू G। इसे और अच्छे से कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ DP इज इक्वल टू व्हाट, DH PM अपॉन RT। भाई इसको क्या लिखोगे, P को क्या लिखते हो, P को क्या लिखोगे, PV इज इक्वल टू NRT ना, तो PV इज इक्वल टू NRT की जगह अपन ने ये भी लिख दिया PM इज इक्वल टू DRT, लिख सकते हैं अपन, वॉल्यूम को मास और डेंसिटी से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अपन इस तरीके से लिखे, फिर इंटीग्रेशन किया, लिमिट लगाई P से P नॉट की, ठीक है, P से P नॉट की, माइनस ऑफ DP अपॉन बाई P इज इक्वल टू mg अपॉन RT, लिमिट लगाई, इंटीग्रेशन किया, 0 टू h की लिमिट लगी, DH लिखा अपन ने, ln की फॉर्म में लिखा, लिखे 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 और फाइनल रिलेशनशिप जनरेट किया, ठीक है। ये क्या था, बैरोमेट्रिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन था आपका, ये क्या था, बैरोमेट्रिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही मेरी बात यहां तक, तो आई गेस यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ जाएंगे अब हम लोग, तो m यहां पे क्या है, मोलर मास ऑफ एयर, दैट वुड बी इन किलोजूल पर मोल, g बोले तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस इज योर ग्रेविटी या एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं पार्टिकल्स का। नाउ h इज योर हाइट इन मीटर, ठीक है, इन बैरोमीटर, r इज दिस, ठीक है, गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट।